गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन किया था। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के जो भेदों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है बेटा? 6। है कुछ विद्वानों के अनुसार उसे 5 माना गया है और कुछ में उसे 6 माना है। तो नंबर 1 देखिए, सबसे पहले मैं एक नाम बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया। नंबर 1 क्रिया हुई आपकी सामान्य। नंबर 2 क्रिया जो मानी गई वो मानी गई आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक। नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। ठीक बेटा। नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 सजातीय क्रिया। और नंबर 6 जो है वो है आपकी नाम धातु क्रिया। तो इस तरह रचना के आधार पर क्रिया के जो टोटल भेद होते हैं वो होते हैं आपके 6। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है। अब हमें सिर्फ इनके नाम की पहचान अपन को आनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ उत्तर वो देना है, वो पद परिचय के रूप में देना है। और पद परिचय में सिर्फ आपको ये नाम लिखना है, इसके अलावा और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो आप सबसे पहले सामान्य क्रिया के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे भाई सामान्य क्रिया कौन सी होती है। तो देखो बेटा, नंबर 1 सामान्य क्रिया। जिस क्रिया से किसी कार्य का सामान्य रूप में होना पाया जाता है, सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे जिस क्रिया से किसी भी कार्य का इसमें पाया जाए आपके बिल्कुल सामान्य रूप में होना पाया जाता है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पत्र पढ़ा। तो यहाँ इस वाक्य में जो क्रिया हुई पढ़ा, ये सामान्य रूप में संपन्न हुई, अतः ये जो पढ़ा क्रिया है ये आपकी सामान्य क्रिया है। ठीक। ऐसे अगर अपन देखें तो वर्तमान काल का जो सामान्य प्रारूप होता है, साधारण वाक्य जो होता है, वो आपके किसमें आता है? सामान्य क्रिया में आता है। जैसे अपन इसी वाक्य को वर्तमान काल में देखें, राम ने या राम पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पे जो क्रिया है आपकी पढ़ता है, ये क्रिया आपकी कौन सी हुई? सामान्य क्रिया हुई। यदि आप इसको किसमें लिखेंगे, भविष्य काल में भी लिखेंगे, तो भी ये आपकी किसमें रहेगी? सामान्य में ही रहेगी। जैसे राम पत्र पढ़ेगा। तो चाहे कोई सा भी काल हो, यदि उस काल का साधारण वाक्य है तो वह आपकी क्रिया सामान्य क्रिया के रूप में मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अगला संयुक्त क्रिया। नंबर 2 जो क्रिया है वो है आपकी संयुक्त क्रिया। और आप जैसा कि देख रहे हो, संयुक्त नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयुक्त मतलब मिलजुली, अर्थात ऐसी क्रिया जो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनती है। तो क्या लिखेंगे अपन परिभाषा के रूप में? वह क्रिया जो 2 या
से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अगर जिस क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर होता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त मतलब मिली जुली, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे लड़की घर से भाग गई, तो यहाँ ये जो क्रिया है आपने देखा भाग गई, ये दो क्रियाओं से मिलकर बनी। भाग जो क्रिया है वो बनी आपकी भागना से, और गई जो क्रिया है उसका निर्माण हुआ आपके जाना क्रिया। ठीक, तो भागना एक अलग क्रिया है, जाना एक अलग क्रिया है। इन दोनों अलग अलग क्रियाओं को मिलाकर हमने एक क्रिया का निर्माण कर दिया, भाग गई। इसलिए जो भाग गई क्रिया हुई, ये क्रिया आपकी क्या कहलाई? संयुक्त क्रिया कहलाई। ठीक बताओ। अब ये जो संयुक्त क्रिया होती है इसके कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। संयुक्त क्रिया के दो अंग होते हैं। एक पहला अंग कहलाता है आपका मुख्य क्रिया, ठीक, और दूसरा जो अंग होता है वो कहलाता है आपका सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ये सिर्फ 10th के विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने की बात है। 12th के विद्यार्थियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका तो काम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा संयुक्त क्रिया। तो अपन को सिर्फ पहचान बतानी है खाली, भैया भाग गई क्रिया का पद पर यदि आता है तो आप उसे बताना संयुक्त क्रिया। क्लियर? लेकिन 10th क्लास के बच्चे से ये पूछा जा सकता है तो संयुक्त क्रिया के कितने अंग होते हैं? नाम बताइए, जो उनकी परिभाषा भी। तो सबसे पहली जो क्रिया होती है संयुक्त क्रिया में, पहला अंग होता है आपका मुख्य क्रिया। अब मुख्य का होता है प्रधान। तो वाक्य में कर्ता जिस क्रिया को मुख्य रूप से संपन्न करता है वो क्रिया कहलाती है आपकी मुख्य क्रिया। क्लियर? या दूसरे शब्दों में यदि अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया में सबसे पहले आने वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है बेटा? मुख्य क्रिया होती है। क्लियर? जैसे यहाँ लड़की घर से भाग गई है, भाग गई जो क्रिया में क्या है आपकी? संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया में पहले क्या है? भाग गई। तो ये जो भाग गई क्रिया है ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई? भाग, मुख्य क्रिया हो गई, क्योंकि यहाँ लड़की ने मुख्य रूप से कौन सा काम किया? आपका भागने का कार्य किया। इस कारण से भागना जो क्रिया है क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है। नंबर 2 पे आपकी देखो सहायक। सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाला। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रिया। तो क्या करेंगे? सहायता करने वाली क्रिया। किसकी सहायता करने वाली? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की सहायक के तौर पर प्रयुक्त होने वाली क्रिया, अर्थात यूं कह सकते हो कि मुख्य क्रिया को छोड़कर शेष जो भी क्रियाएं आती है वो सारी की सारी क्रिया आपकी कौन सी कहलाएगी? सहायक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया को छोड़ने के बाद क्या बचा? गई। तो आपकी ये जो गई क्रिया है ये आपकी क्या है? सहायक क्रिया है। क्लियर? तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया के दो अंग होते हैं। ठीक है। मुख्य क्रिया कर्ता जिस कार्य को मुख्य रूप से संपन्न करता है, अर्थात वाक्य में संयुक्त क्रिया में पहले आने वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा मुख्य क्रिया होती है और बाद में आने वाली जो क्रिया है वो सहायक क्रिया होती है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, उसमें देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले पढ़ अर्थात क्रिया कौन सी हुई? पढ़ना। फिर आ रहा है रहा अर्थात क्रिया कौन सी हुई? रहना। फिर आता है आपका है क्रिया कौन सी हुई? अर्थात होना। अर्थात कितनी क्रियाएं होगी? 3 अलग अलग क्रियाएं हुई और तीनों अलग अलग क्रियाओं से मिलकर जो है हमने एक क्रिया का निर्माण किया, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली जो बात है, सबसे पहले कौन सी क्रिया आई? पढ़ना। तो ये तो हो गई आपकी भैया मुख्य क्रिया। ठीक। और उसके बाद ये जो दोनों आई है ये कहलाएंगे आपकी सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में प्रयुक्त होने वाली क्रिया
सहायक क्रिया कहलाती है। पहले आने वाली क्रिया मुख्य, बाद में आने वाली क्रिया सहायक। क्लियर? नेक्स्ट क्रिया नंबर 3। तीसरी जो क्रिया है वो है बेटा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, यहाँ ये जो पूर्वकालिक शब्द है ये आप लोग कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 पूर्व, नंबर 2 काल, नंबर 3 एक। ठीक, पूर्व का अर्थ होता है पहले, काल का अर्थ होता है समय, और इसका अर्थ यहाँ हम लेंगे संबंधित। अर्थात क्या कहेंगे अपन? पहले के समय से संबंधित, पहले के समय से संबंधित। तो यहाँ पूर्वकालिक जो क्रिया होती है कब आती है वाक्य में? जब कर्ता पहले एक क्रिया संपन्न करता है और उसके बाद कोई दूसरी क्रिया संपन्न करता है तो पहले के समय में संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर या करते, कर या करके शब्द जुड़कर आता है। जैसे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता क्या करता है? पहले एक क्रिया संपन्न करता है और उसके बाद में फिर कोई दूसरी क्रिया को क्या करता है? वो संपन्न करता है। तो पहले के समय में उसने जो कार्य संपन्न किया, जो क्रिया की, वो आपने कौन सी कहलाएगी बेटा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, और पूर्वकालिक क्रिया की सिंपल सी पहचान होती है, क्रिया करके हमेशा उसके साथ जुड़कर आता है। जैसे देखो, राम दुकान से आकर क्रिकेट खेलने गया। तो यहाँ देखिए बेटा, कर्ता कौन है? राम। ठीक है, कितने कार्य कर रहा है? 2 काम कर रहा है। एक काम किया उसने आने का और दूसरा काम किया उसने जाने का, क्रिकेट खेलने जाने का। तो यहाँ कितनी क्रिया हो गई? 2। एक ये मुख्य क्रिया हुई और फिर ये एक क्रिया की उससे पहले आकर। तो इन दोनों क्रियाओं में उसने पहले कौन सी की ये पता कर लो, या फिर अपन ने कहा कर या करके जुड़ के आता, आप देख लीजिए क्रिया में कहाँ कर जुड़ के आया है? आकर। तो ये जो आकर है ये आपकी जो हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। विद्यार्थी पढ़कर विद्यालय गए। ठीक, तो यहाँ पे जो पढ़कर क्रिया है ये क्रिया आपकी कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। कर जुड़ के आया हुआ। और दूसरी बात अगर अपन देखें तो विद्यार्थी ने पहले काम किया घर पर पढ़ने का, उसके बाद वो काम कर रहा है विद्यालय जाने का। तो दोनों क्रियाओं में से पहले के समय से संबंधित क्रिया कौन सी है? आपकी पढ़कर। इसलिए अपन यहाँ कहेंगे कि पढ़कर जो क्रिया है ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक। ठीक है, तो 2 क्रियाएं जो की जाती है उनमें पहले के समय से जो भी संबंधित होती है वो क्रिया आपकी कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, एक पूर्वकालिक क्रिया की छोटी बहन और मानी गई है बेटा तात्कालिक क्रिया, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी। तात्कालिक, तात्कालिक अर्थात तत्काल से संबंधित, अर्थात जब किसी क्रिया के होते ही कोई दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती है तो पहले जो क्रिया हुई उसे अपन तात्कालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तत्काल प्लस तत्काल मतलब उस समय से संबंधित। जैसे अध्यापक के आते ही छात्र चुप हो गए, तो यहाँ दो क्रिया हुई, एक क्रिया की अध्यापक ने आने की और दूसरी क्रिया हुई छात्रों के चुप होने की। तो जो भी क्रिया कौन कर रहा, अध्यापक, लेकिन आते ही छात्र क्या हो गए, चुप हो गए, तो आते ही क्या काम हुआ, चुप होने का हुआ। तो इन दोनों क्रियाओं में पहले जो क्रिया हुई थी आते ही, उसे अपन क्या कहेंगे, तात्कालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको वैसे ही नॉलेज के लिए कहा। क्रिया नंबर 4 है आपकी बेटाओ, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा अर्थ वाली क्रिया, अर्थात जब किसी क्रिया को कर्ता खुद ने कहकर करके किसी दूसरे से कहकर संपन्न करवाता है। अगर कोई भी कार्य उसमें खुद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे से कहकर उस कार्य को संपन्न करवा रहा हूं, तो किसी भी कार्य को कर्ता जब खुद नहीं करता और किसी दूसरे के माध्यम से उसे संपन्न करता, तो कहकर प्रेरणा देकर, तब उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। लिखेंगे, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं संपन्न न करके किसी दूसरे व्यक्ति से कहकर या उसे प्रेरणा देकर संपन्न करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे भाई कर्ता ने खुद नहीं की, लेकिन किससे करवाया, किसी दूसरे से कहकर उस कार्य को करवाया, तब उसे क्या दी, प्रेरणा दी, तब उसने उस कार्य को संपन्न किया। जैसे धर्मेंद्र ने नाई से बाल कटवाए। ठीक है, अब यहाँ धर्मेंद्र बाल करता है, लेकिन कटवाया जो काटने का काम हुआ वो खुद ने नहीं किया, किसने किया, नाई ने किया काटने का। तो धर्मेंद्र ने किसको प्रेरणा दी, नाई को दी, और नाई ने क्या किया, बाल काटने का कार्य संपन्न किया। इस कारण से यहाँ ये जो कटवाए क्रिया है, ये आपकी कौन सी हो गई बेटा, प्रेरणार्थक। ठीक, सीता ने रमा से पानी भरवाया। तो यहाँ ये जो भरवाया क्रिया, ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी, प्रेरणार्थक। क्यों, क्योंकि सीता ने खुद पानी नहीं भरा और ना ही रमा ने खुद पानी भरा अपनी इच्छा से। सीता ने क्या किया, पहले रमा से कहा, सीता ने रमा से कहा, उसे प्रेरणा दी, किसकी प्रेरणा दी, पानी भरने की, तब जाकर के रमा ने पानी भरा। तो यहाँ भरने का जो काम हुआ वो सीता ने किया, किसने किया, रमा ने, लेकिन किया किसके कहने से, सीता के कहने पर। तो जब भी कर्ता किसी दूसरे से कहकर किसी क्रिया को संपन्न करवाता है, तब उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और सिंपल सी यदि अगर अपन पहचान की बात करें तो प्रेरणार्थक क्रिया में आया या वाया जुड़कर आता है, ये भूतकाल में बताया मैंने, और ये वर्तमान और भविष्य के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल भी लेता है। अब अगर सीता दुकान से पान मंगवाती है, तो सीता ने किसी न किसी को कहा पान मंगवाने के लिए, तभी तो पान लेकर गए। सीता ने सुरेश से पान मंगवाया, या सीता सुरेश से पान मंगवाती है, तो वर्तमान काल में हो गया, वो क्या हो गई आपकी, वही प्रेरणा, क्योंकि उसने सुप्रेरणा देकर जाकर के वहां से आया, अन्यथा क्यों लाता। क्लियर। तो जब भी कर्ता किसी दूसरे से कहकर किसी कार्य को संपन्न करवाता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये बेटा ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, क्रिया नंबर 5, सजातीय क्रिया।
सहजातीय क्रिया 3 शब्दों से मिलकर सहजाति प्लस क्रिया, अर्थात सह मानी समान, जाति तो आप जानते ही समान जाति से संबंधित। अब यहाँ समान जाति से संबंधित अपन ऐसे ही देखेंगे, आपने देखा होगा और समझा भी होगा, सगे भाई बहन अपन किसको कहते हैं? अगर एक ही माता पिता की जो संतान होती है वो क्या कहलाती है? सगे भाई बहन कहलाती है। ठीक वैसी ही स्थिति हमारी इस क्रिया के अंदर उत्पन्न होती है। जब वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही शब्द अर्थात एक ही धातु, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है बेटा? धातु कहलाता है। तो जब वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही शब्द अर्थात एक ही धातु से निर्मित होते हैं तो वह क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। तो हम उस क्रिया को किस नाम से जानेंगे बेटा? सजातीय। मतलब सगे भाई बहन एक ही माता पिता से उत्पन्न, ठीक वैसे ही जब एक ही शब्द से क्या हो कर्म व क्रिया उस वाक्य में आते हैं तब हम उसे सजातीय क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे बेटा देखो, मदारी ने खेल खेला, तो यहाँ अपन देखेंगे कर्म और क्रिया दोनों किससे बनी हुई है? एक ही शब्द से बनी हुई है। मूल शब्द दोनों के बीच में खेल, खेल से ही खेल बना और इसी से हमने किसका निर्माण किया? खेला। तो यहाँ ये जो क्रिया हुई आपकी खेला, ये कौन सी क्रिया होगी बेटा? आपकी सजातीय क्रिया। सीता ने गाना गाया, तो यहाँ ये जो गाया क्रिया ये कौन सी होगी? आपकी सजातीय। राम ने खाना खाया, तो यहाँ ये जो क्रिया हुई खाया गाया खेला, ये तीनों ही क्रियाएं आपकी कौन सी होगी बेटा? सजातीय क्रिया। क्योंकि क्रिया और कर्म दोनों क्या है आपके? सगे भाई बहन। तो जिस वाक्य में कर्म और क्रिया सगे भाई बहन के रूप में प्रयुक्त होती है अर्थात दोनों एक ही धातु से निर्मित होते हैं तो उसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है। और रचना के आधार पर जो अंतिम क्रिया है वो है हमारी नाम धातु क्रिया। नंबर 6 बेटा आपकी क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम से पता चल रहा है, नाम है धातु जिस क्रिया की, अर्थात धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप। तो जिस क्रिया में मूल रूप क्या होता है? नाम। नाम बोले तो संज्ञा, सर्वनाम और अपन किसके बारे में कह सकते हैं बेटा? विशेषण के बारे में। अर्थात ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यूं कह सकते हो आप कि जिस क्रिया के मूल में, जिस क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु क्या होता है आपका? संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण होता है उसे अपन नाम धातु क्रिया कहते हैं। या फिर यूं कह सकते हो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे शब्द है आपका चोर। चोर क्या है? संज्ञा है। चोर से बन गई आपकी चुराना। चोर से क्या बनी? चोर से अपने भाववाचक संज्ञा बनाई चोरी, चोर जातिवाचक संज्ञा, चोरी भाववाचक संज्ञा और चोरी की अपनी क्रिया बना दी आप चुराना। जैसे क्रिया होती है आपकी का चुनाव, क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है चुनाव। ठीक है।
चुनाव से आपने क्या बनाया, चुनना। तो ये चुनना क्रिया ये क्या है आपकी, क्या है बेटा, नाम धातु क्रिया। आपने लिखा था अपना, क्या है, सर्वनाम शब्द है, आपने कह दिया अपनाना। तो यहाँ ये जो अपनाना है, ये क्रिया कौन सी हो गई आपकी, नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निर्माण होता है, आपकी नाम धातु क्रियाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम रचना के आधार पर क्रिया कितने विध पढ़े, 6। सबसे पहला सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, नंबर 3 आपने पढ़ा पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 4 आपने पढ़ा प्रेरणात्मक क्रिया, नंबर 5 पढ़ा सजातीय क्रिया और नंबर 6 पढ़ा हमने नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब हमें पद परिचय में तो सिर्फ नाम से मतलब है, इस परिभाषा के आधार पर हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि वो क्रिया कौन सी है और वो लिख करके हम उसका पद परिचय कर देंगे। तो आप जब पद परिचय करें तो पद परिचय में आप सिर्फ किसका ध्यान रखें, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। या तो आप ऑब्लिक लगा के दोनों ही लिख दें, जैसे मान लीजिए कर्म के आधार पर क्रिया है तो सकर्मक ऑब्लिक लगाएंगे या क्रिया लिख देंगे और उसके बाद जो भी आएगी आपकी रचना के आधार पर वो भी लिख देंगे। और मान लीजिए हम सिर्फ एक ही चीज आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर लिखोगे, कर्म के आधार पर लिखो, क्योंकि सबसे सिंपल पहचान कर्म के आधार पर होती है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद और आगे जो भी टॉपिक्स होंगे हमारे उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।